हेलो स्टूडेंट्स, आज एग्रोन 221 इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें अपन बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी संरचना किस हिसाब से होती है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते किसे हैं। वायुमंडल क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर से ढकने वाला एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है। मल्टीलेयर गैसेज इन्वेलप है किसको, जो अर्थ को चारों ओर से ढक के रखता है, जिसका जो द्रव्यमान है, कुल द्रव्यमान 5 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 14 टन है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 16 से 29,000 किलोमीटर तक आंकी गई है। इसका द्रव्यमान ऊंचाई के साथ साथ कम होता जाता है। जैसा कि आप इमेज के अंदर देख रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है कि पृथ्वी को चारों ओर से ढकने वाला बहुस्तरीय गैसीय आवरण है, जिसका टोटल द्रव्यमान ये बता रहे हैं कि 5 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 14 टन है और समुद्र तल से ऊंचाई 16 से 29,000 किलोमीटर तक आंकी गई है। और जैसे जैसे द्रव्यमान घनत्व ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, कम होता रहता है। वायुमंडल जीवमंडल के सभी वनस्पति एवं प्राणियों के लिए आवश्यक गैसें, ऊष्मा और जल उपलब्ध कराता है। इसी के चलते पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों के लिए बसने योग्य क्षेत्र बना हुआ है। जो एटमॉस्फेयर है तभी तो अपन को क्या है, जो गैसेज है उसके बारे में, जो हीट है या जो ऊष्मा है, एनर्जी है, वो मिलती है, जल मिलता है, जल की उपलब्धता होती है। क्योंकि आगे अपन जब इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे तो कंपोजिशन के अंदर कई प्रकार की इसके अंदर गैसेज पाई जाती है ना, ऊष्मा पाई जाती है और वाटर वेप्योर पाई जाती है, जो जलवाष्प के रूप में पूरे वायुमंडल के अंदर क्या है, फैली रहती है। यह सूर्य से आने वाली किरणों का अवशोषण कर उन्हें पृथ्वी के स्तर पर आने से रोकता है। जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको क्या है, यह रोक के रखता है। एटमॉस्फेयर का काम क्या है, क्योंकि इसकी लेयर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे तो उसमें एक ओजोन लेयर आती है, जो कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनके लिए तो पारदर्शी होती है, लेकिन यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस जो ऊष्मा जाती है उसके लिए अपारदर्शी होती है। यानी यह सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनका अवशोषण कर उन्हें पृथ्वी के सतह पर आने से रोकता है। इस प्रकार धरातल अधिक गर्म होने से बच जाता है ना। ये अगर लेयर्स न हों तो धरातल का टेम्परेचर है या पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। अभी बात करते हैं इसके संगठन की या इसके कंपोजिशन की। इसके वायुमंडल के संगठन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। जैसा कि अपन ने पहले बात कर चुके हैं, इसके संगठन के अंदर गैसेज होती है, जलवाष्प होता है और निलंबित कणिकीय पदार्थ या जिसे अपन एरोसोल्स कहते हैं, ये इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके पूरे कंप्लीट जो कंपोजिशन के अंदर गैसेज, जलवाष्प और एरोसोल्स ये पाए जाते हैं। अभी बात करते हैं अपन किसकी, गैसेज की। गैसें कौन कौन सी गैसें इसके अंदर पाई जाती है, तो इसके अंदर जो एटमॉस्फेयर के अंदर दो प्रकार की गैसेज पाई जाती है। एक तो स्थिर गैसेज जिसको कांस्टेंट या परमानेंट गैसेज भी बोला जाता है, और दूसरी परिवर्तनशील गैसें जिसको वेरिएबल गैसेज के नाम से जाना जाता है। अब इन दोनों में से अपन एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले जो बात करेंगे स्थिर गैसेस के बारे में या कांस्टेंट या परमानेंट गैसेस के बारे में। इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा तो सबसे अधिक जो भाग है वो नाइट्रोजन ने घेर रखा है 78.08%, ऑक्सीजन और ऑर्गन, ये क्या है आपकी स्थिर गैसेज है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.1 है ना, 08 यानी इसको 1 भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजन 20.9, ऑर्गन 0.9% के आसपास जो वायुमंडल के अंदर है कांस्टेंट गैसेस पाई जाती है। कांस्टेंट के अंदर कौन सी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन। इसके अलावा वायुमंडल के निचले भाग या 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक इन गैसों का अनुपात रहता है। यानी समुद्र तल से अगर अपन सी लेवल से देखें तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक इन गैसेस का कौन कौन सी जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और ऑर्गन है, इनका अनुपात सबसे ज़्यादा रहता है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो 7 रूपों के अंदर पाई जाती है। अलग अलग रूपों के अंदर जो नाइट्रोजन का 78.08% या 78.1% जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है, अलग अलग रूपों के अंदर पाई जाती है, अलग अलग भागों के
में पाई जाती है। तो कौन कौन से रूप के अंदर पाई जाती है, जैसे इन्होंने बता रखा है कि नाइट्रस ऑक्साइड, तात्विक नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, अमीनो एसिड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड। इन 7 रूपों के अंदर जो वायुमंडल के अंदर 78% जो नाइट्रोजन की मात्रा है इन 7 रूपों के अंदर पाई जाती है। नाइट्रोजन सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है ना। नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो सभी के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्रोटीन निर्माण के लिए अमीनो एसिड का मुख्य अवयव है। किसके लिए? प्रोटीन निर्माण के लिए किसका? अमीनो एसिड्स का मुख्य अवयव है। वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक पाई जाती है, फिर भी जो जीवधारी हैं बायोस्फीयर के अंदर जो लोग रहते हैं वो इसको सीधा ग्रहण नहीं कर पाते। वायुमंडल में नाइट्रोजन साइकिल चलता है जो कई चरणों के अंदर पूरा होता है। यानी क्या है कि अपने वायुमंडल के अंदर अपन ने देखा था 78.1% के आसपास नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? ये प्रोटीन निर्माण के लिए अमीनो एसिड का जो मुख्य अवयव के रूप में ये कार्य करती है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर भी जो जीवधारी हैं वो इसको ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों सीधे ग्रहण नहीं कर पाते? क्योंकि जो वनस्पतियां हैं उसको नाइट्रेट आयन या अमोनियम के रूप में इसको ग्रहण करते हैं, और जो जीव जंतु हैं वो उस वनस्पति का उपयोग करके नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। तो इसके अंदर इन्होंने कहा कि कई चरणों के अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया द्वारा दलहनी पौधों की जड़ों में स्थिरीकरण, है ना। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है जो कि दलहनी फसलों की जड़ों के अंदर पाया जाता है, तो उसका काम क्या है? वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना। वो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके जड़ों के अंदर जो रूट जोन है उसके अंदर इसको फिक्सेशन करता है। उसके बाद में जो स्थिरीकृत नाइट्रोजन का अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन की क्रियाओं के द्वारा क्या है? मिनरलाइजेशन होता है, खनिजीकरण की प्रोसेस हो जाती है। अमोनिफिकेशन की प्रोसेस होगी, नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होगी, और उसको फिर क्या है? मिनरल के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप पौधे अमोनियम आयन या नाइट्रेट आयन के रूप में इसको ग्रहण कर लेते हैं, है ना। ये अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होगी, जिससे क्या है? मिनरल के रूप में चेंज हो गया, और उससे क्या है? जो पौधे हैं वो अमोनियम आयन या नाइट्रेट आयन के रूप में उसको सीधा ग्रहण कर लेते हैं। जो बची हुई नाइट्रोजन है वो विनाइट्रीकरण, डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस के द्वारा पुनः तात्विक नाइट्रोजन का वायुमंडल में मिल जाना। यानी ये जो साइकिल है इन्होंने बताया है कि जो कई चरणों के अंदर पूरी होती है, तो ये नाइट्रोजन का साइकिल चलता रहता है। सबसे पहले दलहनी पौधों के जड़ों के द्वारा इसका स्थिरीकरण, फिर अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस के द्वारा मिनरलाइजेशन, और उसके बाद में मिनरलाइजेशन के बाद में अमोनियम आयन या नाइट्रेट आयन के रूप में इसको पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाना, और जो बची हुई नाइट्रोजन है वो डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा वापस वायुमंडल के अंदर चले जाना। तो ये प्रोसेस क्या है? चलती रहती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, इसमें 2-3 चीज़ों के बारे में अपन ने बात की। अमोनिफिकेशन या अमोनीकरण, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों पर बैक्टीरिया की क्रिया से, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों पर किसकी? बैक्टीरिया की क्रिया से अमोनिया या अमोनियम यौगिकों के उत्पादन के साथ अपघटन की क्रिया को क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन कहते हैं। अमोनियम यौगिकों के उत्पादन के साथ साथ उसका क्या है? अपघटन की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? अमोनिफिकेशन कहलाती है। दूसरी मिनरलाइजेशन, खनिजीकरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ में अवक्षेपित होता है। यह किसी जीव के जीवन के दौरान होने वाली सामान्य जैविक प्रक्रिया के कारण हो सकता है, जैसे हड्डियों का निर्माण होना, अंडे के छिलके का निर्माण होना, दांतों का निर्माण होना। तो ये क्या है? मिनरलाइजेशन की प्रोसेस के अंतर्गत होता है। नाइट्रिफिकेशन, इसमें अमोनिया या अमोनियम का ऑक्सीकरण होकर इसे नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देता है, इसे ही नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अमोनिया या अमोनियम का ऑक्सीकरण होकर किसके रूप में चेंज कर देता है? नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में उसको क्या है? कन्वर्ट कर देता है। इसी को ही नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। अभी इसके अंदर बात करते हैं ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन के बारे में बात की है, अभी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का क्या क्या काम है? वायुमंडलीय ऑक्सीजन बहुत ही सक्रिय गैस है। इसे सभी जीवधारियों को उनकी प्राणवायु भी कहा जाता है। ये तो सभी पता है। अब ये जब अपन सांस लेते हैं तो उसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन गैस का प्रयोग होता है।
और पेड़ों की कमी के कारण इसकी कमी धीरे धीरे होती चली जा रही है। तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा सक्रिय गैस है और सभी जीवधारियों की प्राणवायु के नाम से भी इसको जाना जाता है, तथा इनके शरीर में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। ऑक्सीजन क्या है कि जीवधारियों के शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन निर्माण के अंदर सबसे अच्छी भूमिका निभा रही है। यह वायुमंडल में 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई पर यह विघटित हो जाती है। जैसे कि नाइट्रोजन का आपने देखा था 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो समुद्र तल से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी क्वांटिटी अधिक पाई जाती है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वो इसकी मात्रा क्या है, कम होती चली जाती है। तो पहली जो अपने कांस्टेंट गैसेस थी या स्थिर गैसेस थी उसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त कर ली। दूसरी है परिवर्तनशील गैसें या वेरिएबल गैसेस। अब इनके अलावा तीन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन के अलावा जो जेनॉन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी जो गैसेज आपको दिखाई दे रही है डायग्राम के अंदर, ये सारी की सारी क्या है आपकी परिवर्तनशील गैसों के अंतर्गत आ जाती है। चलिए इसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले इसको आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, मीथेन, ये सारी की सारी कौन सी है, परिवर्तन गैसों के अंतर्गत आती है। CO2 की मात्रा वायुमंडल में कम होती है। यह धरती पर जीवधारियों के विकास एवं उत्पत्ति में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के चलते ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव होती है। जो जीवधारी है या मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, CO2 का उपयोग ज़्यादा करते हैं। किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने के लिए। CO2 वायुमंडल में प्रवेश करने वाले सौर विकिरणों के लिए पारदर्शी, परंतु पृथ्वी के बाहर जाने वाले सौर विकिरणों के लिए अपारदर्शी होती है। CO2 क्या है, वायुमंडल में प्रवेश करने वाली जो सोलर रेडिएशंस हैं उनके लिए तो पारदर्शी होती है, लेकिन पृथ्वी से बाहर जाने वाले सौर विकिरणों के लिए क्या होती है, अपारदर्शी होती है, जिसके फलस्वरूप हरित प्रभाव उत्पन्न होता है। तो सूर्य से सोलर रेडिएशंस आती है ना, तो उसके लिए तो CO2 क्या है, पारदर्शी है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस जो सौर विकिरण जाती है पृथ्वी से बाहर की ओर, जो सौर विकिरण जाती है उसके लिए क्या है, अपारदर्शी है। औद्योगिक क्रियाकलापों के चलते रहने के कारण बढ़ रहे CO2 के सांद्रण के फलस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन का खतरा बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा किस लिए बढ़ रहा है, क्योंकि CO2 की मात्रा बढ़ती ही जा रही है और ऑक्सीजन की मात्रा जो पृथ्वी तल है उस पर कम होती जा रही है। ठीक है, इसका कारण क्या है, ओजोन की उपस्थिति समस्त वनस्पतियों एवं प्राणी जगत के लिए खास तौर से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी परत जो सौर पराबैंगनी किरणों को, सोलर अल्ट्रा वायलेट रेज से पृथ्वी के जीव जंतुओं को बचाने के लिए कवच का कार्य करती है। जो मैंने आपको बताया था ओजोन के बारे में, ओजोन मल्टी लेयर्स के बारे में बताया था, तो लेयर्स के अंदर अपने ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर का काम क्या है कि जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको क्या है, पृथ्वी पर आने से रोकती है, इसलिए वो क्या करती है, इसके लिए कवच का कार्य करती है। किसके लिए, जीव जंतुओं के लिए। आजकल ग्रीन हाउस गैसों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन के फलस्वरूप ओजोन परत में क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है या ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि जो प्रदूषण सबसे ज़्यादा हो गया, और जितनी भी जो AC है, फ्रिज है, इनका उपयोग अपन ज़्यादा कर रहे हैं, तो इससे क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनके उत्सर्जन अधिक मात्रा के अंदर हो रहा है, जिसके फलस्वरूप क्या है, जो पृथ्वी तल पर टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है और जो ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचता है इससे। ओजोन गैसें वायुमंडल में 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक पाई जाती है। अभी बात करते हैं वाटर वेपर। गैसेज के बारे में बात कर ली। गैसेज अपनी दो प्रकार की होती है, एक स्थिर और दूसरी अस्थिर या कांस्टेंट और वेरिएबल गैसेज। अब बात करते हैं अपन जलवाष्प, वाटर वेपर किसे कहते हैं।
अभी आप जो डायग्राम देख रहे हैं उसके अंदर पूरा पूरा जो साइकिल दिख रहा है आपको प्रेसिपिटेशन का, उसमें इवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन के द्वारा जो जलवाष्प है वो क्या है, आसमान में जा रही है, वायुमंडल में जा रही है। वहाँ पे उसमें सेचुरेशन का कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही है, और वहाँ पे असमान तापमान और प्रशीतन के कारण क्या है, ये प्रेसिपिटेशन के अंदर चेंज हो रही है, और स्नो मेल्ट रन ऑफ के द्वारा ये वापस धरती पे आ रही है। तो ये क्या है कि जल का चक्र चल रहा है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। कंपोजिशन भी पढ़ रहे हैं, और जो जलवाष्प है वो वायुमंडल में जितनी भी उपस्थित जलवाष्प है उसका एक क्या मुख्य घटक है, क्योंकि इसी से वायुमंडल में नमी से संतृप्तिकरण, मैंने कहा था ना आपको, सेचुरेशन की प्रोसेस होती है, उसके बाद में संघनन कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, और उसके बाद में प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा। और वर्षा भी अलग अलग रूपों के अंदर पाई जाती है। कौन कौन से रूपों के अंदर, जैसे हिमपात, तुषारपात, उपलपात, जल वृष्टि, कोहरा, संघनन जल आदि के निर्माण की प्रक्रिया किससे संपन्न होती है, जलवाष्प से संपन्न होती है। वायुमंडल में जलवाष्प के मुख्य स्रोत, अब जो सोर्सेज क्या क्या हैं वाटर वेपर के, कहाँ कहाँ से वाटर वेपर प्राप्त होता है, तो भूमि एवं भूमिगत जल भंडारों, भूमि एवं भूमिगत जल भंडारों जैसे सागरों, नदियों, नालों, जलाशयों आदि की सतह से होने वाला वाष्पीकरण एवं भूमि पर उपस्थित वनस्पति से होने वाला उत्स्वेदन यानी इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस के द्वारा ही क्या होता है, जलवाष्प वायुमंडल के अंदर जाता है। ये जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित कणकीय पदार्थों, एरोसोल्स की बात कर रहे थे, कणकीय पदार्थों जैसे धूल कणों आदि के साथ में अधिशोषण की क्रिया करके यानी उनके साथ में चिपक कर आर्द्रताग्राही जल के रूप में होते हैं, जो कि 10,000 बार से लेकर -31 बार यानी वायुमंडलीय दाब तक के जल विभव के अंतर्गत धारित होते हैं, जो कि वायुमंडल के किसी भाग में जल के संतृप्तिकरण, सेचुरेशन, संघनन और जल बिंदुकों के निर्माण की प्रक्रिया के फलस्वरूप वर्षा का रूप ले लेते हैं। डायग्राम है, डायग्राम के अंदर जो आपको चीज़ें दिख रही है वो क्या है कि जो ये सारे क्या है, इसके सोर्सेज हैं। अगर तालाब है, समुद्र है, नदियाँ नाले हैं, जो भी है, और जितनी भी वनस्पति दिखाई दे रही है, तो वो सारी क्या है, जलवाष्प का मुख्य सोर्स है। वहाँ पे क्या है, इवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन की जो प्रोसेस के द्वारा जो जलवाष्प है वायुमंडल के अंदर चला जाता है। यहाँ पे जो एरोसोल्स के संपर्क में आकर वो कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, सेचुरेशन की, उसके बाद में कंडेंसेशन की, ठीक है, और सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन के भी अपन ने कई रूप पढ़े हैं, और इसके माध्यम से वापस के ये अपने जो जल भंडारों के अंदर वापस जल आ जाता है। वायुमंडल की संपूर्ण जलवाष्प, जितनी भी अपने वायुमंडल के अंदर संपूर्ण जो जलवाष्प है, जितनी भी जलवाष्प है, उसका अगर 90% से अधिक भाग क्या है, समुद्र तल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यदि संपूर्ण जलवाष्प की राशि को संघनित कर दिया जाए, कंडेंसेशन की प्रोसेस अगर वायुमंडल के अंदर कितना 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक 90% की मात्रा इसके अंदर पाई जाती है जलवाष्प की, और अगर वो सारी 90% जो जलवाष्प है एक साथ संघनित हो जाए या कंडेंसेशन की प्रोसेस एक साथ हो जाए, तो पृथ्वी के चारों ओर 2.5 सेंटीमीटर मोटी जल की सतह निर्मित हो जाएगी। कितनी, 2.5 सेंटीमीटर मोटी, इतना वायुमंडल के अंदर जल वाष्प की मात्रा पाई जाती है। अभी बात करते हैं एरोसोल्स की। एरोसोल्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, है ना, निलंबित कणकीय पदार्थ या एरोसोल्स। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, चलिए देखते हैं। वायुमंडल में उपस्थित निलंबित कणकीय पदार्थों जैसे धूल के कण हो गए, चट्टानों के अपक्षय से निकलने वाली सेल कण होगी, उल्का किरणें होगी, ज्वालामुखी से निकलने वाली जो राख कण हैं, सागरीय स्तों से निकलने वाला जो नमक के कण हैं, जैव पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, परागकण, सूक्ष्म बीजों के साथ चिपके जल बिंदुकों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, यानी ये सारे क्या है, एरोसोल्स कहलाते हैं। इनकी मात्रा ऊंचाई के साथ साथ घटती रहती है, जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे इसकी क्या है, क्वांटिटी कम होती चली जाती है। अभी लास्ट पॉइंट के अंदर बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना के बारे में। वायुमंडल की संरचना अपन इस डायग्राम के माध्यम से ही
पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले अपन किसकी क्षोभमंडल, जिसको क्या कहते हैं अपन, ट्रोपोस्फियर कहते हैं, जो कि 14 से 18 किलोमीटर की, समुद्र तल से 14 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जो एंड पॉइंट होता है, जो अंतिम बिंदु होता है, वो क्या कहलाता है, इसका ट्रोपोपाज कहलाता है, जिसका शब्द नेपियर शो ने क्या कहा है कि इसको मिश्रण की समाप्ति, ट्रोपोपॉज मतलब मिश्रण की समाप्ति, यानी जितना भी मिश्रण है उसका अंतिम पॉइंट है, इसको मिश्रण की समाप्ति के नाम से जाना जाता है। तो वायुमंडल के संपूर्ण भाग का जो 75% भाग है इसी के अंतर केंद्रित होता है। जो ट्रोपोस्फियर है वो शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ है मिश्रण प्रदेश, है ना। इसको शब्द को दिया किसने था, तीसरा द बोर नामक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको नाम दिया था। अब मौसम के होने में जो जितनी भी घटनाएं होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है, जैसे वायु वेग है, वायु की दिशा है, टेम्परेचर है, बादलों का बनना, वर्षा का होना, ह्यूमिडिटी, आंधी तूफान, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, जितनी भी क्रियाएं होती है, परिघटनाएं घटित होती है, वो सारी कहाँ होती है, क्षोभमंडल के अंदर ही होती है। ऊंचाई के साथ साथ इसमें क्या है, टेम्परेचर कम होता चला जाता है। दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है स्ट्रेटोस्फियर, जिसको समताप मंडल या स्तरण मंडल भी बोलते हैं। इसका नामकरण भी किसने दिया था, तीसरा द बोर, यानी कि जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक है तीसरा द बोर, इन्होंने इसका नामकरण किया था। इसकी जो ऊंचाई है 14 से 50 किलोमीटर तक आंकी गई है। जलवाष्प व धूल के कणों के रहित मंडल है, यानी इसके अंदर जो जलवाष्प है और धूल कणों की मात्रा इसके अंदर नहीं पाई जाती, इसलिए बादलों का निर्माण यहाँ पे नहीं होता। बादल कहाँ बनेंगे, जहाँ पे जलवाष्प होगी या एरोसोल्स होंगे वहीं पे क्या है, बादलों का निर्माण होगा। इसकी जो विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान समान रहता है, जितनी भी ऊंचाई है 14 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, उसमें जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल इक्वल रहता है, समान रहता है। स्ट्रेटोपाज के पश्चात तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। विमान जितने भी होते हैं, एरोप्लेन्स, वो सारे कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल के अंदर ही उड़ते हैं। तीसरी अपन बात करें ओजोनोस्फीयर या ओजोन मंडल, जिसको अपन कीमोस्फीयर या मीजोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। यह 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। यह धरातल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। ओजोन गैस की इसके अंदर अधिकता होती है और जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था कि यह जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। टेम्परेचर इसके अंदर इंक्रीज होता है या अधिक रहता है। इसके प्रभाव से पृथ्वीवासियों के मोतियाबिंद या अंधे हो सकते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश सीधा पृथ्वी पर आए तो इतना तेज़ होता है कि अगर उसके ऊपर की ओर देखें तो जो पृथ्वीवासी हैं उनको मोतियाबिंद या वो अंधे भी हो सकते हैं। इसमें टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के साथ साथ इंक्रीज होता है। जैसे जैसे इसमें ऊंचाई बढ़ती है हर किलोमीटर के बाद में 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट चौथे नंबर पे अपन स्ट्रक्चर में बात करते हैं किसकी, आयन मंडल की, है ना, आयनोस्फीयर, जो कि 60 से 500 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा तक ये जो लेयर है ये पाई जाती है। तापमान में जो आयनोस्फीयर है इसमें टेम्परेचर के अंदर कमी होती है तथा 50 किलोमीटर तक कमी होते होते -38 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। इसके बाद में टेम्परेचर फिर दोबारा बढ़ने लग जाता है और 95 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री हो जाता है और बढ़ता रहता है और 2500 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग 700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका टेम्परेचर हो जाता है। आकाश का नीला रंग, विद्युत चमक, ब्रह्मांड की किरणें, जिसको अपन कॉस्मिक रेज बोलते हैं, ये सारी इसी आयनोस्फीयर की क्या है, विशेषताएं हैं। और सबसे लास्ट के अंदर या अंतिम जो बिंदु है वो है बहिर्मंडल, जिसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं, जो कि 500 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब जो बहिर्मंडल में है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है और इसका टेम्परेचर 5568 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है।
तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना, जिसको अपन एक डायग्राम के माध्यम से समझा है। आगे के लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे कि आपको जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है उसका कंप्लीट एक लेक्चर आपको मैं तैयार करके दूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ में अपने आज के लेक्चर को बाइंड अप करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।